हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जिसमें आज हम बच्चों अनुगमन वेग का निगमन करेंगे, यानी अनुगमन वेग का सूत्र निकालेंगे। ये जो थ्योरम है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है और हो सकता है इस थ्योरम को आपको तैयार करने में मेहनत लगे। तो आज की इस क्लास को बड़े बारीकी से, मतलब एक बार पहले आप लोग समझो, इसके बाद जब दोबारा देखोगे बच्चों, इसके बाद लिखना। इस क्लास को आपको 2 बार देखना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार में आपको याद ना हो सकता है पहली बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, क्योंकि जो बच्चा हमारा क्लास रेगुलर नहीं देखता है उसको वास्तव में यदि नया क्लास आ जाए तो वो समझ नहीं पाएगा। जैसे हमने अनुगमन वेग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किसी भी चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी चालक पर बच्चों क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं कहता हूं हमारे पास एक चालक है, क्या है बच्चों? चालक। और चालक में यदि हम बात करें तो किसी न किसी परमाणु से मिलकर बना होगा। जो परमाणु है उसके बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों जिगजग करते हुए ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से ये घूमते रहते हैं, कहीं भी ये गति करते रहते हैं। ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक गति है, ठीक है, कि मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो किसी भी दिशा में, है ना, इनके इस वेग को हम तापीय वेग के नाम से जानते हैं। किसी भी चालक पर लाखों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं? अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन जब इन चालक पर हम सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, क्या करते हैं बच्चों? विभवांतर लगाते हैं कि भाई हमने कहा ये चालक है और चालक के सिरों के बीच में हम क्या करते हैं? विभवांतर लगाते हैं। कैसे विभवांतर लगाएंगे थोड़ा देखिएगा। यहां पर बच्चों विभवांतर लगाएंगे तो ये मान लीजिए यहां से जोड़ते हैं, ठीक है। यहां पर एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी कैसे? मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, बैटरी है बच्चों, और यहां पर हम कुंजी लगा देते हैं। क्या? कुंजी लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कुंजी हो गया बच्चों। क्या हो गया? कुंजी हो गया। अब इस बैटरी के माध्यम से चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया। तो जब विभवांतर लगाते हैं ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक निश्चित चाल है, एक निश्चित डायरेक्शन में इसका गति शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी इलेक्ट्रॉन क्या था? अनियमित रूप से बच्चों, है ना, इधर उधर गति करता था। लेकिन अब ये बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में चलने लगा। चूंकि चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया, इसका मतलब यहां धनात्मक है बच्चों, यहां पर आपका ऋणात्मक है। यहां पर विभव उच्च है। विभव क्या है? उच्च है। विभव की बात करते हैं तो विभव यहां पर उच्च होता है, विभव यहां पर उच्च होता है, ठीक है। विभव यहां पर निम्न होता है। विभव क्या होता है बच्चों? निम्न होता है। तो आवेश जो है बच्चों, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलने लग जाता है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनों का जो नियत औसत वेग होगा बच्चों, वही आपका अनुगमन वेग कहलाता है। जैसे ही हमने बात करा कि चालक है, चालक के सिरों के बीच हमने क्या करा बच्चों? चालक के सिरों के बीच हमने विभवांतर लगाया, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। L लंबाई का एक चालक है, इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसी भी आवेश पर जो लगने वाला बल कितना होता है बताओ जरा? QE होता है कि नहीं बच्चों? यदि एक आवेश पर जो QE मतलब QE बल लग रहा है, यानी आवेश का मान यहां पर इलेक्ट्रॉन है -E कर देंगे तो बल का मान यहां पर -E इंटू कैपिटल E ये हो जाएगा। हम ये सब बेसिक क्यों बता रहे हैं? इसके पहले भी हमने जो अनुगमन वेग कराया था
उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बताए बच्चों, अनुगमन वेग भी बताए कि भाई पहले जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी चालक पर अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। हाँ, चालक को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने आपको बताया प्यारे बच्चों, जैसे आपका परमाणु है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार कोष होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है अपने एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर। जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाभिक से आकर्षण बल कम होता है। क्या होता है बच्चों? कम। उतना प्रबल आकर्षण बल नहीं लगा रहता, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से इधर उधर भी कंपन कर सकते हैं। जब अपना जगह छोड़ते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन वहां पर धन चार्ज उत्पन्न कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बच्चों धन चार्ज भी उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, देखिएगा अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों विश्रांति काल। विश्रांति काल, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकलकर चला, थोड़ा फिर से समझिएगा, समय लूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो बच्चा समय देना चाहता है उसी को आज का क्लास समझ में आएगा, अन्यथा क्लास फिर समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां था, इसने अपना जगह छोड़ा होगा तो वहां पे धन चार्ज आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, इसने अपना जगह छोड़ा होगा तो धन चार्ज आया होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ता है, जिस जगह को छोड़ता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस धन से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बिल्कुल टकराएगा, है ना। टकराने के बाद कुछ समय तक रुकेगा भी, क्योंकि धन है उसको आकर्षित करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे धन चार्ज मिलेगा, फिर टकराएगा। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है बच्चों, उसी को बोलते हैं विश्रांति काल। ठीक है, जो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसी को बोलते हैं बच्चों विश्रांति काल। क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, समय लगेगा, आज मजा भी आएगा। जो बच्चा क्लास को अंत तक देखेगा भाई, उसको लगेगा कि आज हम कुछ चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट तो भी अनुगमन वेग के बारे में ही क्लियर हुआ। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि अनुगमन वेग क्या है। एक औसत वेग है, कुल मिलाकर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका यदि हम औसत वेग निकाल दें तो अनुगमन वेग निकल कर आ जाएगा, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे बच्चों अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। यानी हम चालक की बात करते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे भरे पड़े हैं। जैसे ही चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, औसत वेग बच्चों अनुगमन वेग कहलाता है। हम मानकर चलते हैं कि बच्चों मान लीजिए चालक की लंबाई L है और उनके विद्युत क्षेत्र, मतलब सिरों के बीच भी विभवांतर लगाते हैं बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। इस स्थिति में यदि हम आपसे कह दें कि विद्युत क्षेत्र बराबर कितना होगा, तो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध आपने पढ़ा है इसके पहले बच्चों, तो ये अपना V/L हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो भाई आप लोगों की कमी है। चैप्टर नंबर है ना 2 में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1 दे दिया। अब ये है क्या? विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। यदि मान लीजिए यदि विद्युत क्षेत्र के कारण, यदि विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर F बल लगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर F बल लगे, तो बताओ बल कितना हो जाएगा? बल बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ई कैपिटल E। ये कैसे आ गया सर? ये भी एक सूत्र हो गया। आप लोगों ने पढ़ा है किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -QE। ये QE, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है बच्चों जिस पर चार्ज -E है, जहां इलेक्ट्रॉन पर -E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है।
1 मिनट। जहां यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। जहां -e मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बच्चों। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, पर आवेश है। थ्योरम चाहो तो 10 मिनट में हो जाए, लेकिन आप लोगों को भाई ऐसा मैं लिखाऊंगा जिससे आप लोग एग्जाम में भी तो लिख पाओ ना। नहीं तो पता चले मैं यहां पर रामायण महाभारत बता दूं और आपको कुछ भी सारांश पता ना चले। तो आपको एग्जाम में भी लिखना है तो प्रॉपर एक एक लाइन में लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्लियर बच्चों, एक चालक है, उनके सिरों के बीच विभवांतर लगाया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो संबंध ये हो गया। और जैसे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक बल का अनुभव करता है, वो बल बच्चों F बराबर -c इंटू कैपिटल E होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, कितना बच्चों है ना, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा करो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या बच्चों? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो बताना, जरा बताना न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बताओ बच्चों त्वरण कितना हो जाएगा। यहां पर बल आपका एक वेक्टर है, ये भी अपना वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म लगा सकते हो। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा त्वरण क्या कहलाता है बच्चों? F/m। ये कहां से आ गया सर? चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर होता है ma, F बराबर m। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो बच्चों, 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। क्लियर? तो F का मान कितना है बच्चों? F का मान कितना है? तो यहां पर आप लोग लिखोगे, जगह है ना इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं बच्चों। देखिएगा F का मान कितना है? माइनस इतना, तो F बराबर हो जाएगा, सॉरी A बराबर हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा -e कैपिटल E डिवाइड बाय स्मॉल m। और इसको आप एक समीकरण दे दो, जरूरत पड़ेगा ना। समीकरण 1 है, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। मुझे औसत वेग निकालना है। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं किसी चालक पर, तो चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं, तो उनका वो तापीय वेग कहलाता है। और जैसे ही चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है बच्चों, तो वो आपका अनुगमन वेग कहलाता है, उनका औसत वेग अनुगमन वेग कहलाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा कि पहले जो है उसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग जो है वो तापीय वेग कहलाता है। क्या बच्चों? तापीय वेग कहलाता है। और बाद का वेग जो औसत वेग निकालेंगे वो अनुगमन वेग कहलाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग अलग है और तापीय वेग अलग है। तो वही चीज यदि लिखेंगे कि मान लीजिए कि माना, क्या लिखेंगे बच्चों? देखिएगा, माना चालक के n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग, क्या बच्चों? तापीय वेग क्रमशः, तापीय वेग क्रमशः कितना मान लें? u1 मान लें, फिर u2 मान लें, कहां तक? un है। तो समझना बच्चों, जब हम बात करते हैं किसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए हैं तो अनियमित वेग इधर उधर गति करता, मतलब टोटल का नियत हम बात करें तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई वेग इधर जा रहा है तो वेक्टर में कोई इधर जा रहा है, तो फिर एक दूसरे को तो निरस्त कर देंगे। इस स्थिति में प्रारंभिक जो तापीय वेग हो जाएगा बच्चों वो शून्य हो जाएगा। मतलब इनका औसत वेग निकालें कि जैसे u1 है बच्चों, फिर आप कहोगे u2 है, ये कहां तक चलेगा बच्चों? un तक चलेगा।
औसत निकालने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लिए उसका हम भाग करेंगे बच्चों, तो इसका जो मान आएगा वो शून्य आ जाएगा। शून्य क्यों आएगा बच्चों, बात को समझने की कोशिश करिएगा। शून्य इसलिए आएगा, शून्य इसलिए आएगा क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से गति करते हैं। अभी किसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनुगमन वेग जो है बच्चों, उसका जो प्रारंभिक तापीय वेग है वो शून्य, यानी तापीय वेग का औसत वेग शून्य। भाई तापीय वेग का औसत वेग और इलेक्ट्रॉनों का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग अलग होता है। क्लियर? स्पेस है भाई, गतिशीलता आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे, मजा आता रहेगा, चिंता ना करिएगा। यदि माना चालक के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग u1 तथा विद्युत क्षेत्र के कारण वेग v1 हो, तो वेक्टर लगाना है तो लगा सकते हो तो बताओ बच्चों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बता लो आप लोग। तो आप कहोगे सर v1 बराबर u1 प्लस a, तो सब में समान रहेगा a t, टाउ 1 क्या है, समय अदिश राशि। लेकिन सबका हर इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर है वो अलग अलग होगा। हर इलेक्ट्रॉनों का टक्कर अलग अलग है तो विश्रांति काल अलग अलग होगी। एक इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है वो टाउ है, वो विश्रांति काल है बच्चों। जहां टाउ 1 क्या है बच्चों, टाउ 1 क्या है, विश्रांति काल है। क्या है, विश्रांति काल है, विश्रांति काल। और आप लोग लिख लेना बच्चा लोग, विश्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय है बच्चों, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय है। जितना समय लगता है बच्चों, दो टक्कर हो गए, दो क्रमागत टक्कर के बीच जो समय लगता है उसे हम उसका विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है सर, विश्रांति काल कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आप लोग लिखकर, बहुत ज्यादा हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो आप एनसीईआरटी में देखोगे। हम यदि V2 की बात करें बच्चों तो आप कहोगे सर U2 प्लस a टाउ T1। आगे आप बढ़ते जाओगे तो कहां तक पहुंच जाओगे, n तक पहुंच जाओगे, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन होंगे ना, पता नहीं कितने हैं, तो यहां पर हो जाएगा UN। सही है सर, ये अपना हो जाएगा a प्लस टाउ n, ये 2 हो जाएगा। ये लो बच्चों, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का जो हम बात कर रहे हैं कि न्यूटन के गति के नियम से लगा सकते हैं। अब हम निकालेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनों का वेग निकलकर आया, जितने भी इलेक्ट्रॉनों का वेग, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का वेग हमारे पास ये है बच्चों, ठीक है, ये अपना हो गया पहले इलेक्ट्रॉन का वेग। फिर बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, ये है बच्चों, तो ये हमारा दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। फिर प्यारे बच्चों तीसरे n इलेक्ट्रॉन का वेग ये है, तो ये अपना n इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। ठीक है, ये प्लस कर दिए पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों अंत तक, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा इसको अपन हटाएंगे, है ना, यहां पर भी हटाएंगे बच्चों,
ठीक है, फिर यहां पर भी हटाएंगे इसको। तो हम बात कर रहे थे कि पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, कौन से इलेक्ट्रॉन का वेग, ये पहले इलेक्ट्रॉन का वेग है, ठीक है सर। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये अपना दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, ओके सर। फिर बच्चों ये जो अपना आगे आगे बढ़ते जाओगे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, है ना। फिर कौन से इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा, फिर अपने n इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग, और औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये तो आप लोगों को पता है कि n इलेक्ट्रॉनों के लिए तो n का भाग दे देंगे, n इलेक्ट्रॉनों के लिए तो n का भाग दे देंगे बच्चों, n इलेक्ट्रॉनों के लिए तो n का भाग दे देंगे, n इलेक्ट्रॉनों के लिए तो n का भाग दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आप लोग थोड़ा समझो कि मैंने कहा n इलेक्ट्रॉनों का वेग n का भाग देंगे तो औसत वेग निकल कर आ जाएगा, औसत वेग यानी अनुगमन वेग हमारा आ गया। अब यदि इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, मॉडिफाई कैसे, जैसे बच्चों u1 को अलग करोगे, है ना, u2 को अलग करोगे, ये कहां तक चलेगा, un तक चलेगा, इसको अलग कर दो, ठीक है। फिर सब में टाउ, टाउ सब में अलग अलग है लेकिन त्वरण आपका सबका सेम है, तो त्वरण आप लोग क्या करो, अलग कर दो। फिर टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n तक है ना बच्चों, n तक है, क्या है, n तक है, n तक है। फिर डिवाइड बाय बच्चों, डिवाइड बाय अपना कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, डिवाइड बाय n हो जाएगा, डिवाइड बाय n हो जाएगा, ठीक। अब इसको दोनों अलग अलग करेंगे, इसको इससे भी भाग देंगे, इससे भी भाग देंगे। देखना बच्चों आगे देखते हैं। अनुगमन वेग देखो, बस 2-4 मिनट और लगेगा, आ जाएगा अपना u1 u2 कहां तक चलेगा बच्चों, un तक चलेगा, इसमें हम n का भाग दे देंगे, किसका, n का। फिर प्लस में बच्चों अपना a है, फिर यहां पर टाउ1 टाउ2 कहां तक चलेगा, टाउ n तक चलेगा, इसमें n का भाग दे देंगे। अब जरा ध्यान देना, इसको मैं समीकरण यदि मैं यहां पे 3 दे दूं बच्चों, समीकरण 3 दे दूं, तो समीकरण 3 से इसका मान तो शून्य हो जाएगा, इसका मान तो शून्य हो जाएगा, इसका मान तो शून्य हो जाएगा कि नहीं। तो यदि मैं आपसे कह दूं Vd बराबर ये शून्य हो गया और बच्चों a हो गया, और इसको पूरे को मैं टाउ ही कर देता हूं, बराबर n हो गया। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या कर दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये जो है बच्चों, इसको कॉपी करके, और चूंकि यहां पर मैं लिख दूंगा, चूंकि इसका मान शून्य है बच्चों, इसका मान शून्य है, इसका मान क्या है, शून्य है। और जो मैंने ये ले रखा है बच्चों, ये जो मैंने ले रखा है, जो ये है बच्चों अपना टाउ1 से टाउ2, तो इसको मैं कॉपी करके लिख दूंगा टाउ इक्वल, तो अब आप लोगों को यहां पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया, ये टोटल समय है, टोटल समय सभी का योग। भाई हर इलेक्ट्रॉनों में टक्करों के बीच जो समय अलग है, सबका जोड़ देंगे, टोटल समय निकल कर आ जाएगा, टोटल विश्रांति काल निकल कर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर अपना Vd का मान आ चुका है, Vd का मान आ चुका है, कितना, त्वरण है, टाउ है और n है। त्वरण किस समीकरण को हमने माना है, जरा ध्यान देना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 2 से किससे, समीकरण 2 से a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण 2 से a का मान रखोगे बच्चों तो अनुगमन वेग आपका निकल कर आएगा -e इंटू कैपिटल E, ठीक है। और क्या है ना, बटे m है बच्चों, तो अपना m हो जाएगा, और n इलेक्ट्रॉन हाई है, साथ में टाउ हो जाएगा, साथ में टाउ हो गया। ये एक प्रकार का आपका अनुगमन वेग निकल कर आ चुका है। वैसे यदि सर ऐसा करो, थोड़ा सा मुझे यहां पे डाउट लग रहा है, एक काम करते हैं, यदि पूरे का यहां पे n लिखना भूल गए है ना, n लिख देंगे तो फिर
यहां पर बच्चों आप लोग क्या करोगे, ये अपना निकल कर आ जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना बचेगा बच्चों, जीरो से मतलब नहीं है, ए टाउ बचेगा, है ना। तो यहां पर कितना बचेगा बच्चों, इतना, तो अपना यहां पर बचेगा माइनस ई, कैपिटल ई, केवल टाउ और ये एम बचेगा, है ना। ये बच्चा हम लोग पूरा औसत निकाल दिए, हम डायरेक्ट बस इसको लिए थे इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। क्लियर, चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो भाई। एक एक पॉइंट कहां कहां से आ रहा है वो सारा हम चर्चा कर रहे हैं। तभी तो हमने बोला कि इस लेक्चर को बच्चा एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको आप लोग रिपीट करना, दूसरे बार देखना, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये क्लास कैसे मजेदार है। तो ये जो आपका यहां पे बच्चों आ चुका है, यही आपके अनुगमन वेग का सूत्र है। अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि समीकरण 1 से ई का मान रख दो, समीकरण 1 से ई का मान रख दो, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर समीकरण 3 तक पहुंचे थे, समीकरण 4 दे दो। ठीक है, तो जब ई का मान रखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, अनुगमन वेग VD बराबर बच्चों माइनस ई तो रहेगा ही, ये V अपान L हो जाएगा, V अपान L, तो L M हो जाएगा या ML हो जाएगा, ML और टाउ। ठीक है, ये भी आपका बच्चों एक अनुगमन वेग के लिए सूत्र है। भाई दोनों समीकरण आप 4 दे दो, समीकरण 5 दे दो, दोनों बच्चों अनुगमन वेग के लिए सूत्र है, दोनों अनुगमन वेग के लिए सूत्र है। जरूरत पड़ने पर ऐसा आप लोग ले लेना। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब औसत चाल की बात करते हैं तो वो बच्चों आवेश नहीं लिया जाता। औसत चाल में चूंकि VD क्या है, औसत चाल है, यानी अनुगमन वेग क्या है, औसत वेग है बच्चों, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यदि आप धन चिन्ह ना लोगे तो भी, सॉरी ऋण चिन्ह ना लोगे तो भी आप लोगों को, है ना, अर्थात औसत चाल है पूरे इलेक्ट्रॉनों का, औसत चाल यही आपके अनुगमन वेग को बताएगा बच्चों। VD बराबर आप कह दो E कैपिटल E टाउ अपान, है ना, स्मॉल m, या प्यारे बच्चों आपका VD बराबर हो जाएगा E V टाउ स्मॉल m इंटू L। ओके, चलिए कंप्लीट क्लास। सर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, आगे क्यों, क्योंकि इसके आगे हम बात करने वाले हैं गतिशीलता। इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गतिशीलता आ जाएगा। 2 मिनट का काम है गतिशीलता, 2 मिनट का काम है कि इलेक्ट्रॉनों की गति करने की जो क्षमता है वो गतिशीलता है। अनुगमन वेग के ऊपर डिपेंड करता है कि औसत वेग ज्यादा है, औसत वेग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की गति तेजी से होगी। यदि बच्चों औसत वेग कम है तो फिर गति कम हो जाएगी। वेग ज्यादा है तो गतिशीलता ज्यादा होगी, सिंपल है। इसलिए परिभाषा दिया गया है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को ही, है ना, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। अब चूंकि अनुगमन वेग आपने पढ़ लिया, चूंकि अनुगमन वेग कितना है बच्चों, अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग VD बराबर अभी आपने निकाला स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपान कितना है बच्चों M। ठीक है, ये चीज है। क्या बोला है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में। तो चूंकि गतिशीलता की परिभाषा से, गतिशीलता कहता क्या है, गतिशीलता ये कहता है, गतिशीलता का मतलब आप समझो, गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉनों की गति करने की जो क्षमता है। ये गतिशीलता क्या कहता है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में कितना अनुगमन वेग है, एकांक विद्युत क्षेत्र में कितना अनुगमन वेग है, यही उसकी गतिशीलता है। एकांक विद्युत क्षेत्र में कितना अनुगमन वेग है, वही उसकी विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है। अब यदि हम प्यारे बच्चों इस पूरे में E का भाग दे देंगे, मतलब E कैपिटल E टाउ अपान M में कैपिटल E का भाग दे देंगे तो म्यू का मान निकल कर आएगा। कितना आएगा, E से E कट जाएगा तो म्यू बराबर आपका आ जाएगा E टाउ अपान स्मॉल m। वाह भाई क्या बात है, इतना छोटो सो थ्योरम है। अरे भाई गतिशीलता यही है
मतलब आवेश बहने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन की गति करने की जो क्षमता है, वही इसकी गतिशीलता कहलाती है बबुआ। ठीक है, क्लियर। चलो ये अपना कंप्लीट हो गया कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को ही आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। बाकी आप लोगों को यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर हमेशा देता हूं 9685299149 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आज हमारा बच्चों अनुगमन वेग का जो निगमन था वो कंप्लीट हुआ, और अभी इसके बाद हम ओम के नियम से प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करेंगे। ऐसे ही जब एक के बाद एक आप लेक्चर देखते रहते हैं तो भाई क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को क्रम से लेक्चर देखना है। प्लेलिस्ट बना है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो और भी बढ़िया आपको मजा आएगा। ठीक है, तो क्लास पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, है ना। प्यार भरा नमस्कार शिव सर का आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।